हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं मिशन JOIT 939 के डे 7 पर बेस्ड। तो जैसे कि अभी तक 6 सेशंस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर हम लोगों ने पकड़ बनाई, उनके बारे में जाना समझा, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस पर भी हम लोगों ने बात करी। साथ ही साथ आज भी हम लोग एनालिसिस करेंगे उन क्वेश्चंस पर जो एग्जाम में पूछे गए और उन पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना, उसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट पर। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं, हैव अ लुक। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि कंप्यूटर का JOIT का बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये बेस्ट बैच है। बेस्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट टॉपिक्स को कवर किया जा रहा है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। यानी ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो यहाँ पर करवाया ना गया हो। इसलिए ये बैच ये गारंटी भी देता है कि कंप्यूटर सेक्शन में एटलीस्ट आपको फुल आउट ऑफ फुल स्कोर यहां से हो जाएगा। देखिए, जी और जीके की अगर हम बात करें तो वो अनप्रिडिक्टेबल है। इसलिए कोशिश आपको ये करनी है एग्जाम में कि कंप्यूटर में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर अगर आप करेंगे तो डैम श्योर है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि कंप्यूटर सेक्शन में प्रिडिक्ट कर पाना काफी आसान होता है कि क्वेश्चन कहां से आएंगे, जबकि जीके और जीए काफी वाइड होता है, वहां पे प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ा सा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, राइट। तो बिल्कुल कंप्यूटर सेक्शन में अगर आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना चाहते हैं, यहां पर आपको क्या क्या मिलेगा? MCQs मिलेंगी, PDF मिलेगा, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे और पूरी थ्योरी भी यहां पर आपको हर एक टॉपिक की पढ़ाई। तो अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बाय लिंक मिल जाएगा जिस पर क्लिक करके आप इस बैच से कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, एनरोल करेंगे, जितना भी स्टफ है वीडियो और PDF का वो आपकी मेल आईडी पर ट्रांसफर हो जाएगा, जिसके बाद आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ में यहां पर आपको मिलेगा। बाकी अगर कोई भी डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के सेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। Which of the following IPv4 address series is reserved for IANA for private use? हम लोग जानते हैं कि IP एड्रेस क्या होता है। IP एड्रेस वो एड्रेस है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर की लोकेशन का पता चलाते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर का नेटवर्क में एक यूनिक एड्रेस दैट इज कॉल्ड IP एड्रेस। IPv4 एड्रेस दो तरीके के हो सकते हैं, या IP एड्रेस आप कह सकते हैं दो तरीके के हो सकते हैं। कौन कौन से? एक पब्लिक IP एड्रेस होता है और एक प्राइवेट IP एड्रेस होता है। तो आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि प्राइवेट यूज वाला जो रिजर्व है IANA के द्वारा वो कौन सा है। करेक्ट आंसर यहां पर होगा दैट इज 192.168.0.0 टू 192.168.255.255, यानी फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि ऐसे कितने प्राइवेट IP एड्रेस होते हैं जो रिजर्व होते हैं। तो प्राइवेट IP एड्रेस की कैटेगरी में 4 मेन एड्रेस हैं जो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? 10 की सीरीज में अगर कोई भी दिया हो, 172 की रेंज में अगर कोई भी दिया हो, 192 की रेंज में अगर कोई भी दिया हो, या 100 की रेंज में कोई भी दिया हो, तो ये सब आपके प्राइवेट IP एड्रेस होंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं 192 आपको मिल गया, तो दैट्स वाई दिस इज कंसीडर्ड एज द प्राइवेट IP एड्रेस। समझ में आया? लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी शायद आपका बन रहा होगा कि सर प्राइवेट IP एड्रेस और पब्लिक IP एड्रेस में क्या डिफरेंस है, जानते हैं? देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं पब्लिक IP एड्रेस की, इसका मतलब वो IP एड्रेस जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमारे राउटर को प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक IP एड्रेस। जबकि प्राइवेट IP एड्रेस वो एड्रेस होता है जो हमारा राउटर किसी डिवाइस को देता है। जैसे हमारे घर में जो, या हमारे ऑफिस में जो राउटर लगा हुआ है उससे कई सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। अब राउटर से कंप्यूटर या फिर लैपटॉप जो कनेक्ट होते हैं उसमें जो IP एड्रेस होता है दैट इज प्राइवेट। जबकि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे सपोज करिए मैं जियो की सर्विस अगर यूज कर रहा हूं, तो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या हो गया? जियो हो गया। अब जियो का अपना एक राउटर है, उसमें जो IP एड्रेस गया हुआ है
वो कैसा होगा, पब्लिक। और फिर इसके बाद राउटर से निकलकर जो हमारी डिवाइसेस में आईपी एड्रेस है वो कौन सा होगा, दैट इज प्राइवेट आईपी एड्रेस, है ना। तो इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो इनमें से कौन सी ऑप्टिकल फाइबर केबल का पार्ट है। जैसे कि हम लोग जानते हैं केबल्स मेनली तीन तरीके की होती है, एक ट्विस्टेड पेयर होती है, एक फाइबर ऑप्टिक केबल होती है, और एक आप लोग जानते हैं कोएक्सियल केबल भी होती है। जिसमें अगर हम बात करें ट्विस्टेड पेयर केबल की, तो ये दो तरीके की होती है, एक शील्डेड और एक अनशील्डेड, जिसको हम लोग यूटीपी भी बोलते हैं, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। और यही केबल हमारी जो यूटीपी केबल होती है इसी को हम ईथरनेट केबल भी बोलते हैं। और यही हमारी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में आती है, जैसे कैट 1, कैट 2, कैट 3, कैट 4, कैट 5, कैट 6, जो कि स्पीड और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड की गई है। वहीं अगर बात करें कि ऑप्टिकल फाइबर केबल कितने तरीके की होती है, तो मेनली ये तीन तरीके की होती है, जिसमें सिंगल मोड, मल्टी मोड या प्लास्टिक मोड की बात होती है। तो आंसर यहां पर क्या होगा, मल्टी मोड क्या है, ऑप्टिकल फाइबर केबल का एक पार्ट है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल आर देयर, सिंगल मोड ओएफसी, मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर केबल, और थर्ड वन है प्लास्टिक ऑप्टिक फाइबर। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द टर्म WEP यूज्ड विद वाईफाई सिक्योरिटी। वाईफाई सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में हम लोग जानते हैं कि सिक्योरिटी आजकल के टाइम पर कितनी ज़्यादा रिक्वायर्ड है। और जब हम वाईफाई की बात करते हैं, वायरलेस मोड की बात करते हैं, तो सिक्योरिटी की बात तो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडिलिटी, और वाईफाई में जो सिक्योरिटी यूज़ होती हैं वो तीन तरीके की होती है। सबसे पुरानी तरीके की जो सिक्योरिटी है उसको हम लोग कहते हैं WEP, जिसकी फुल फॉर्म है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वाईफाई में यूज होने वाली सिक्योरिटीज कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले तो यही है WEP, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, जो कि सबसे पुरानी है। फिर इसको अपडेट किया गया और आया WPA, यानी वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। और जो इस समय यूज हो रही है वो है आपकी WPA2, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 2। अब WPA3 भी आ चुका है, तो वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 3 पर भी काम चल रहा है। कई जगहों पर, कई कंट्रीज में WPA3 सिक्योरिटी का भी यूज हो रहा है ना। तो टोटल आप मान सकते हैं कि चार तरीके की सिक्योरिटी हैं, लेकिन अभी जो इंप्लीमेंट हुई है सही से वो तीन ही है, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी जो पुरानी है, WPA और WPA2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट अ फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या नहीं है, नॉट अ फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कई बार हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी में पढ़ लेते हैं ना, और हम ये नहीं देखते कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो बहुत आराम से पहले क्वेश्चन को रीड करना होगा। सामान्यतः इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है, प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, वर्ड प्रोसेसिंग या मेमोरी मैनेजमेंट। तो हम लोग जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है मैनेज करना, जो कि प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, मेमोरी मैनेज भी करता है, जबकि वर्ड प्रोसेसिंग का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है। राइट। तो आंसर क्या होगा यहां पर, सी इज द इनकरेक्ट आंसर, दैट इज नॉट द वैलिड, you can say, function of operating system. Next, which of the following CPU scheduling algorithm may not cause starvation। देखिए CPU शेड्यूलिंग से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है और इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है CPU शेड्यूलिंग, बहुत अच्छे से पढ़ने की रिक्वायरमेंट है आपको ये। तो CPU शेड्यूलिंग आप लोग जानते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट भी है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी होती है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट भी है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग भी है, और राउंड रॉबिन अप्रोच भी है। तो ये सभी आपकी CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है। लेकिन यहां पर यह पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी एल्गोरिथम है जो स्टारवेशन नहीं जिसमें आएगा, है ना, दैट में नॉट कॉज स्टारवेशन, जिसकी वजह से स्टारवेशन नहीं होगा। तो ऐसी कौन सी एल्गोरिथम है जिसमें स्टारवेशन नहीं होता। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि स्टारवेशन होता क्या है। स्टारवेशन का मतलब होता है कि जब प्रोसेस
बहुत लंबे समय के लिए सीपीयू का वेट कर रहा होता है, लेकिन उसका नंबर नहीं आता, उसका वेटिंग टाइम बहुत बढ़ जाता है प्रोसेस का, तो उसे हम बोल देते हैं स्टारवेशन की कंडीशन होगी। समझ में आया जी? मतलब आप इस तरीके से कह सकते हैं कि प्रोसेस बैठा हुआ है इंतजार में कि सीपीयू अभी मुझे कॉल करेगा, अभी मैं एग्जीक्यूट होऊंगा, लेकिन वो कहता रह जाता है कि मेरा नंबर कब आएगा, है ना? तो यही केस यहाँ पे स्टारवेशन का है, प्रोसेस का। और ये एक बहुत ही निगेटिव बात होती है कि अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है ना, उसका वेटिंग टाइम बहुत बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि उसके पहले कुछ प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसका जो प्रोसेस करने का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसका नंबर ही नहीं आ पा रहा। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम मे नॉट कॉज स्टारवेशन, किसमें स्टारवेशन नहीं होता है? तो दो ऐसी एल्गोरिथम हैं जिसमें स्टारवेशन नहीं होता। सबसे पहले राउंड रॉबिन में स्टारवेशन नहीं होता। दूसरा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इसमें भी स्टारवेशन नहीं होता। तो यहां फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व तो दिया नहीं था, तो आंसर क्या हो जाएगा? राउंड रॉबिन हो जाएगा, है ना? इसको याद रखिएगा। आप स्टारवेशन कंडीशन को ऐसे भी कह सकते हैं जहां पर सीपीयू बायस ना हो, जहां पर सीपीयू में बायसनेस ना हो, वहां पर आपका क्या होता है? स्टारवेशन की कंडीशन नहीं लगती है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में सीपीयू बायस नहीं है, क्योंकि जो पहले आएगा प्रोसेस वो पहले एग्जीक्यूट करेगा, नंबर वन। दूसरा, राउंड रॉबिन टेक्निक में क्या होता है? टाइम क्वांटम एलोकेट करते हैं हम लोग, जहां टाइम क्वांटम का मतलब होता है कि हर एक प्रोसेस के पास एक समय होता है कि उसे 2 मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट होना है, तो वो 2 मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट होगा, फिर दूसरा प्रोसेस आ जाएगा, फिर वो 2 मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट होगा, फिर तीसरा प्रोसेस आ जाएगा, और इस तरीके से ये चलता जाता है। अगर इस दौरान प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो बहुत बढ़िया, नहीं होता है तो वो दोबारा आएगा, है ना? तो इसमें हर एक प्रोसेस को इक्वल टाइम मिलता है, तो स्टारवेशन की कंडीशन राउंड रॉबिन में और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में नहीं होती है, नॉट कॉज स्टारवेशन। समझ में आया? तो हमने यहां पर समझाने के लिए लिख भी दिया है आपको कि स्टारवेशन इज अ कंडीशन वेयर अ प्रोसेस डज नॉट गेट द रिसोर्स इट नीड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। रिसोर्स का मतलब होता है सीपीयू, तो प्रोसेस को लंबे समय तक सीपीयू नहीं मिल पा रहा है बिकॉज द रिसोर्स आर बीइंग एलोकेटेड टू अदर प्रोसेस, क्योंकि सीपीयू बिजी है किसी दूसरे प्रोसेस में एग्जीक्यूट करने के लिए, और दूसरा प्रोसेस कह रहा है मेरा नंबर आएगा आएगा, लेकिन उसका नंबर नहीं आता है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड स्टारवेशन। समझ में आया? नेक्स्ट, अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे जो कि एग्जाम में इस बार पूछा जा सकता है ना? आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, विच इज द मोस्ट ऑप्टिमल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ऐसी कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जो कि बेस्ट है, जो ऑप्टिमल रिसोर्स प्रोवाइड करती है या ऑप्टिमल रिजल्ट प्रोवाइड करती है? बताइएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, राउंड रॉबिन, या नन ऑफ द मेंशन्ड? क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट सेशन में हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। नेक्स्ट, a dash is a memory area that stores the data while it is being transferred between two devices or between a device and an application। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है वो मेमोरी एरिया का नाम बताइए जो कंपनसेट करता है एक तरीके से। जैसे सपोज करिए आप इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, वहां पर आपको एक मूवी को डाउनलोड करना है या फिर एक सॉन्ग डाउनलोड करना है। तो इस केस में क्या होता है, आप देखते हैं कि जब वो डाउनलोड हो अभी सपोज करिए 90% हो रहा है डाउनलोड, है ना? फिर भी आप उसको चलाकर देख सकते हैं इन बिटवीन, या फिर वो 90% जब तक वो डाउनलोड हो रहा है तो वो किसी मेमोरी में डाउनलोड हो रहा है, लेकिन जब तक वो 100% नहीं होता तब तक वो उस मेमोरी में या स्टोरेज में नहीं आता है। तो बीच के टाइम ड्यूरेशन में वो कहाँ जाता है, ये पूछा जा रहा है। जैसे आपने कोई मूवी डाउनलोड करी लेकिन वो अभी 95% ही डाउनलोड हुई है, तो वो कहाँ डाउनलोड हो रही है पूरी मूवी? तो आंसर है कि जब तक वो पूरी डाउनलोड नहीं हो जाती तब तक वो जिस मेमोरी में डाउनलोड होती है दैट इज कॉल्ड बफर मेमोरी। तो एक तरीके से ये कंपनसेट भी करता है। और बफर मेमोरी का काम एक और भी होता है, जैसे अगर आपके कंप्यूटर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो वीक है और आपकी इंटरनेट की स्पीड फास्ट है, तो इसको कंपनसेट करने का काम भी
जो टेम्परेरी मेमोरी करती है वो बफर मेमोरी ही होती है ना। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट या वर्जन नहीं है? विंडोज विस्टा, विंडोज एक्सी, विंडोज एमई या विंडोज एक्सपी? हम लोग जानते हैं विंडोज विस्टा होती है, विंडोज एमई मतलब मिलेनियम, ये भी है, विंडोज एक्सपी मतलब एक्सपीरियंस, ये भी है, जबकि विंडोज एक्सी कोई भी विंडोज का वर्जन नहीं है। तो बी यहां पर गलत आंसर होगा, यानी दिस इज नॉट अ वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। नेक्स्ट, इन विंडोज 10 how can one sneak a peek at the desktop without closing or minimizing all open windows? विंडोज 10 में सभी ओपन विंडोज को बिना बंद या मिनिमाइज किए एक स्नीक पीक कैसे कर सकते हैं? मतलब आपको एप्लीकेशंस भी चलती रहे और आप डायरेक्ट डेस्कटॉप पर आ जाए, है ना, ऐसा कुछ करना, तो ये कैसे पॉसिबल है? बाई प्रेसिंग कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट के थ्रू, बाई मूविंग द माउस कर्सर at the end of the taskbar, by shaking the mouse cursor या by long pressing the shift key? करेक्ट आंसर क्या होगा? by moving the mouse cursor at the end of the taskbar। जब आप टास्क बार के बिल्कुल राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ कर्सर को लेकर जाते हैं या पॉइंटर को लेकर जाते हैं, तो इस केस में क्लिक करने पर आपकी जो यू कैन से जो नॉर्मल विंडोज की स्क्रीन है ना, जो डेस्कटॉप एरिया है, वो ओपन हो जाता है। तो आंसर क्या होगा? बी इज दी करेक्ट वन, वेरी इजी वन। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द शॉर्ट मेथड टू मिनिमाइज ऑल अदर विंडोज एक्सेप्ट द वन यू विश टू कीप विजिबल इन विंडोज 10? कह रहा है आप सारी विंडोज को मिनिमाइज करना चाहते हैं, लेकिन एक ऐसी विंडो है जिस पर आप काम करना चाहते हैं, तो उस पर आपको काम करना है और बाकी सभी को मिनिमाइज करना है। ये कैसे किया जा सकता है? बाय लॉन्ग प्रेसिंग द कंट्रोल की, by grabbing the Windows title bar using mouse and shaking it, by pressing F1 की, या by pressing Ctrl Alt और S? क्या होगा करेक्ट आंसर? वेरी गुड, by grabbing the Windows title bar using mouse and shaking it, यानी यही करते हैं विंडोज 10 में हम लोग, ग्रैब करते हैं टाइटल बार को और फिर उसको शेक करते हैं, है ना, यूजिंग माउस। तो इससे क्या होता है, जो करंट आपकी विंडो है उस पर आप काम कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो आपकी विंडोज ओपन है ना, वो मिनिमाइज मोड में चली जाती है। तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी। नेक्स्ट वन, इन विंडोज 10 द डैश प्रोवाइड्स क्विक एक्सेस टू नोटिफिकेशन, कॉमा टॉगल बैटरी सेवर मोड, कॉमा चूज अ नेटवर्क एंड एक्सेस टैबलेट मोड। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, कह रहा है विंडोज 10 में ऐसा कौन सा मोड है जो क्विक एक्सेस टू नोटिफिकेशंस प्रोवाइड करता है, जहां हमें नोटिफिकेशन देखने को मिलती हैं, जैसे कि आपका सिस्टम रिस्क में है, आपको एंटीवायरस इंस्टॉल करना है, या आपका सिस्टम की जो बैटरी है वो लो होने वाली है ना, ऐसे कुछ फ्लैग टाइप में नोटिफिकेशंस हमें देखने को मिलती हैं। टॉगल बैटरी सेवर मोड, बैटरी सेवर मोड देखने को मिलता है वहां पर। चूज अ नेटवर्क एंड एक्सेस टैबलेट मोड देखने को मिलता है। तो इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? नोटिफिकेशन एरिया यू कैन सी। इसको चेंज करके क्या बोला जाता है अब विंडोज 10 में? एक्शन सेंटर के नाम से जाना जाता है। तो इसे नोटिफिकेशन एरिया भी बोलते थे, लेकिन अब इसको क्या बोलते हैं? एक्शन सेंटर बोलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन व्हेन अ कंप्यूटर डज नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी इनपुट फ्रॉम द यूजर? वो कंडीशन कौन सी होती है जब कंप्यूटर जो है वो यूजर को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है ना? तो वो कंडीशन डेथ की होती है, हैंग टिल डेथ। तो हैंग टिल डेथ तो कंप्यूटर नहीं होगा, यानी वो कंडीशन किसकी होगी? हैंग की कंडीशन बनेगी जब कंप्यूटर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इट मींस हैंग हो गया है, राइट। नेक्स्ट देखिए, अ डैश इज अ सिचुएशन दैट अराइजेस व्हेन टू थ्रेड्स access a shared variable simultaneously and the final value in the variable depends upon the order of the execution of the thread instruction. क्या बोलेंगे इसे? डेडलॉक, रेस कंडीशन, बिलेडी एनामोली या कैश मिस? देखो क्वेश्चन कह रहा था वो सिचुएशन कौन सी है जब दो थ्रेड, तो प्रोसेस और थ्रेड में डिफरेंस हमें पता है कि एक प्रोसेस के अंदर कई सारी थ्रेड्स होती हैं,
राइट। तो व्हेन टू थ्रेड एक्सेस अ शेयर्ड वेरिएबल, जब थ्रेड जो होती है वो एक्सेस करती है किसको, शेयर्ड वेरिएबल को साइमल्टेनियसली, एंड द फाइनल वैल्यू इन द वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द थ्रेड इंस्ट्रक्शन, डिपेंड होती है वैल्यू। तो जब दो थ्रेड आपस में कंपीट कर रही होती हैं एक ही चीज के लिए, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे कि आपस में रेस लग रही है दो थ्रेड के बीच में, कि पहले कौन सी थ्रेड एग्जीक्यूट होगी, है ना, इस तरीके से आप सोचिए। तो आंसर क्या होगा, दिस इज कॉल्ड रेस कंडीशन। जब प्रोसेस या फिर थ्रेड किसी एक ही ऑब्जेक्ट के लिए या एक ही यू कैन से रिसोर्स के लिए उनको चाहिए होता है कि यही रिसोर्स हमें चाहिए ना, और दोनों लड़ रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड रेस कंडीशन इन ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आया केस, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, देखो क्वेश्चन आसान होते हैं, है ना, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है टर्म्स का, तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन किसके बारे में कहा जा रहा है, रेस कंडीशन क्या होता है, डेडलॉक क्या होता है ना। अगर आपको ये कंडीशंस पता है तभी आप आंसर कर पाएंगे, है ना, वरना क्योंकि क्वेश्चन बड़ा होगा तो आप देख के कंफ्यूज हो जाएंगे, जबकि क्वेश्चन की लेंथ जितनी बड़ी होती है उसमें उतना ही एक्सप्लेन करके ज्यादा दिया होता है, तो उनका आंसर करना उतना ही आसान होता है, राइट। What is the format of an Android application package file? Android application package file जो होती है उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो एंड्रॉयड के फोन में जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो आप जानते हैं डॉट एपीके फॉर्म में होती हैं, तो फाइल का फॉर्मेट क्या होगा, डॉट एपीके होगा। एंड्रॉयड पैकेज किट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, रेड हैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रेड हैट क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, या इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है रेड हैट, बहुत कॉमन है, ये लाइनेक्स का ही एक वर्जन है। बहुत सारे वर्जन होते हैं लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के, जिसमें रेड हैट भी क्या है, लाइनेक्स का एक वर्जन है। तो लाइनेक्स क्या है, लाइनेक्स का पूरा नाम है लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको इन शॉर्ट लाइनेक्स डिस्ट्रो के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या कहते हैं शॉर्ट में, लाइनेक्स डिस्ट्रो, जिसका मतलब होता है लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि लाइनेक्स के कितने वर्जन होते हैं। वैसे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम भी लाइनेक्स पर ही काम करता है, राइट। तो एंड्रॉयड भी लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। वैसे ही यूबियोंटू लाइनेक्स का वर्जन है, डेबियन सेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, रेड हैट एंटरप्राइज लाइनेक्स, जेंटू, फिडोरा और ओपेनसूस, ये सब आपके लाइनेक्स के ही इंपॉर्टेंट वर्जन्स में काउंट होते हैं। क्लियर है। और लाइनेक्स ही एक ऐसा वर्जन है जो ओपन सोर्स है ना। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, लाइनेक्स। ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हैकर्स यूज करते हैं, तो आंसर क्या होगा, काली लाइनेक्स होगा, जो कि हैकर्स के द्वारा यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द लाइनेक्स कमांड टू डिलीट अ फाइल। किसी एक पार्टिकुलर फाइल को डिलीट करने के लिए लाइनेक्स में कौन से कमांड का यूज होता है, इरेज, आरएम, डेल या किल। तो यहां पर दो ऐसे कमांड हमें दिख रहे हैं जो कि लाइनेक्स यूज करता है। एक तो आरएम कमांड का यूज करता है फाइल को डिलीट करने के लिए। आरएम का मतलब क्या होता है, रिमूव। तो यहां पर रिमूव कमांड नहीं होता है, आरएम यूज किया जाता है टू रिमूव एनी फाइल। तो आंसर यहां पर क्या हो गया, आरएम हो गया। और किल कमांड का यूज क्यों किया जाता है, किल कमांड का यूज किया जाता है टर्मिनेट करने के लिए किसी एक प्रोसेस को। अगर हमें कोई रनिंग प्रोसेस को टर्मिनेट करना है तो हम किसका यूज करेंगे, किल कमांड का यूज करेंगे लाइनेक्स में। ठीक, समझ में आया। तो यहां पर करेक्ट आंसर है आपका आरएम। तो आरएम का मतलब है रिमूव फाइल, जबकि किल का मतलब होता है टू टर्मिनेट प्रोसेस मैनुअली। किसी भी प्रोसेस को मैनुअली टर्मिनेट करने के लिए किल कमांड का यूज किया जाता है। तो आई होप कि ये सारे ही क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट, हमेशा कॉन्सेप्ट पर काम करिए। अगर कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे तो एमसीक्यूज तो आप लोग वैसे ही कर लेंगे, है ना। आपको लाइनेक्स के अगर सारे कमांड पता है, अगर आपको सीपीयू शेड्यूलिंग का प्रोसेस पता है, अगर आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, नेटवर्किंग, इंटरनेट, मैलवेयर,
MS ऑफिस, है ना, ये सब आपको इनके बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ना होगा, तब जाकर आपको एग्जाम में एक फुल फ्लेज नॉलेज मिलेगी। वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उन सब की बेसिक नॉलेज तो आपके पास होनी चाहिए। सी, C++, जावा, C#, है ना, PHP, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। एज वेल एज पाइथन भी काफी ट्रेंड में है, तो वहां से भी क्वेश्चन देखा जा सकता है ना। तो कंप्यूटर का स्कोप बहुत बड़ा है, तो उसको लिमिटेड ना लेकर उसको ऐसे लेकर चलिए कि सब कुछ हमें आना चाहिए। HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, है ना, यहां से क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। तो सबसे पहले आपको सिलेबस में जो स्टार्ट करना है वो कैसे करना है, हर एक टॉपिक को पढ़ना है, हर एक टॉपिक के इन डेप्थ तक पढ़ना है, तभी एग्जाम में ये पॉसिबल है कि आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर पाए। राइट? तो बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ में पढ़िए, है ना, बिल्कुल आप इस बार सक्सेसफुल होंगे, यही मेरी ब्लेसिंग्स हैं। चलिए बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सेशन में ना। बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।